सौगात लेके आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूँ आज कार्यक्रम में आपका दोस्त भी और होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जैन। जो कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आप सभी जानते हैं कि ऐसा मंच है जहाँ पर हम आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके पीछे हमारी अभिव्यक्ति यही, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। अगर किसी कारणवश आप अस्वस्थ हैं भी तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप पुनः स्वस्थ हो जाएँ। इसी श्रृंखला में एक खास बातचीत आज हम करने वाले हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं गुर्दे से जुड़ी एक खास बीमारी यानी गुर्दे की पथरी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ पुरुषों में एक बहुत खास बीमारी है जो एक एज के साथ बढ़ती है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट के नाम से जानते हैं। आखिर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है और उसके बढ़ने से क्या क्या नुकसान एक पुरुष को हो सकता है, इस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर रंजीत चौधरी सर हैं, आप यूरोलॉजिस्ट हैं, भोपाल में आप प्रैक्टिस करते हैं। सर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है। तो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार डिस्प्ले होंगे। वो फ़ोन लाइन शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी और डॉक्टर रंजीत चौधरी से आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। गुर्दे संबंधित पथरी अगर आपको है या आपकी जानकारी में किसी को है, उसको आपको कोई अपनी बात साझा करना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोस्टेट से रिलेटेड भी आप प्रश्न डॉक्टर रंजीत चौधरी से सीधे पूछ सकते हैं। सर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, एक बड़ी आम समस्या है गुर्दे में पथरी। इसके क्या प्रमुख कारण होते हैं? और अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक बार किसी को पथरी होती है तो उसको कई बार जीवन में पथरी का सामना करना पड़ता है जी। तो वजह क्या शारीरिक अंदर से होती है कि उनके द्वारा कोई गलती की जाती है? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो पथरी का जो अनुपात है वो भारत के अन्य राज्य जैसे कि गुजरात और राजस्थान की तुलना में बहुत कम है। अच्छा। और यहाँ पर हमें जो पथरी मिलती है वो उसका आकार भी जो है काफ़ी छोटा होता है गुजरात और मध्य प्रदेश की तुलना में। तो मुख्यतः जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो 2 प्रदेश जिनके मैंने नाम लिए ये ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी तीव्र जो है वो ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होती है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि यदि पानी का जो इनटेक है वो कम है तो पथरी का जो एक रिस्क है वो बढ़ जाता है जी। बाकी कुछ बड़ी रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें जो स्टोन है उनका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, लेकिन मुख्यतः यदि पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या शरीर में पानी की कमी है, उसकी वजह से जो पथरी है उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी जी। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, कारण पानी की कमी ज़रूर है और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में भी हमने अक्सर देखा है कि पथरी संबंधित केसेस परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो हो सकता है कि शरीर से पानी की कमी होने के कारण भी ये स्टोन्स बनते हैं। सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टोन्स भी कई लोगों को पीड़ा करते हैं, कई लोगों को बिना तकलीफ़ के निकल जाते हैं। तो क्या कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के द्वारा अगर इसको निकाला जा सकता है कि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र निदान है? देखिए, गुर्दे में जो पथरी होती है वो उसका जो साइज़ है वो बहुत वेरिएबल होता है जी, ना। वो कुछ मिलीमीटर से लेके कई सेंटीमीटर तक हो सकती है। पथरी ऐसी भी हो सकती है जिसमें पूरी तरीके से जो गुर्दा है वो पथरी से भर जाता है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि गुर्दे और मूत्राशय के बीच में एक नली होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। और जो सर मॉडल के ज़रिए अगर अपन समझा सकते हैं जी, आप इस मॉडल को अगर आप समझें तो ये देखिए, ये गुर्दा है और ये जो नली है इसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये गुर्दे और मूत्राशय को कनेक्ट करती है, यानी कि इसके ज़रिए जो किडनी में जो पेशाब बन रहा है वो मूत्राशय में पहुंचता है यूरेटर के ज़रिए। और ये जो यूरेटर होता है वो एक कुप्पी की तरह होता है, यानी कि जो ऊपर होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है और जैसे जैसे नीचे आता जाता है ये सकरा होता जाता है जी। और ये सबसे सकरा वहाँ पर होता है जहाँ पर ये पेशाब की थैली में जुड़ता है जी। ऊपर इसकी जो चौड़ाई है वो आप कह सकते हैं 6 से 8 मिलीमीटर होती है। नीचे जाकर जब ये पेशाब की थैली में जुड़ता है तो ये 4 से 5 मिलीमीटर का चौड़ाई होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई पत्थर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक मस्कुलर ट्यूब है तो ये थोड़ा चौड़ा भी हो सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि पत्थर की साइज़ लगभग 10 मिलीमीटर है जी, तो वहाँ तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये शायद निकल जाए। 10 मिलीमीटर के ऊपर पत्थर के अपने आप निकलने की संभावना बहुत कम रहती है। और यदि गुर्दे में कोई बड़ा पत्थर है यानी कि 20 मिलीमीटर या उससे ऊपर, तो वो अपने आप तो नहीं निकल सकता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पत्थर के साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपको
कौन से ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, निदान का तरीका क्या होगा, वो अलग अलग हो सकता है। एक कॉलर इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप सर। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि गुर्दा की बीमारी से बचने के लिए हमें कितने लीटर पानी पीना चाहिए, जो पानी की हमारी क्वालिटी हो, तो उसका टीपीएस क्या हो, दूषित पानी ना हो, क्योंकि दोनों शराब पीते नाना प्रकार के जो नशा करते हैं, तो इससे गुर्दा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और खान पान हमारा कैसा होना चाहिए आज के परिवेश में। जी, 3 प्रश्न पूछे उन्होंने। बहुत अच्छा सवाल था जो कि पहला कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो देखिए, इसका कोई निश्चित फार्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी दिन जो है वो हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई धावक है या कोई मैराथन दौड़ रहा है तो उसके लिए 6-7 लीटर पानी भी कम है, क्योंकि उसके शरीर से जो है वो लगातार पसीने के रूप से पानी निकल रहा है। और यदि कोई घर के अंदर बैठा हुआ है और ठंडे वातावरण में है तो भले ही वो 2 लीटर पानी भी पी रहा हो तो भी वो उसके लिए पर्याप्त है। मोटा मोटा इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और इसको और बेहतर ढंग से अगर हमें परिलक्षित करना हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है वो मूत्र हमारा निकलना चाहिए और रोज़, और उसका जो रंग है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट या साफ़ होना चाहिए। यदि हमारा मूत्र जो है वो गहरे पीले रंग का है या यदि उसमें कुछ स्मेल आ रही है तो इसका ये मतलब है कि हमारे शरीर में पानी की कमी है। तो लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है वो पेशाब यदि हम उत्सर्जित कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, इसका ये मतलब है कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं है। दूसरा, शायद उन्होंने ये पूछा कि नशे का हमारे गुर्दे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका भी मोटा मोटा ये जवाब है कि हम ऐसी किसी भी गतिविधि, जैसे कि हमसे मरीज़ पूछता है कि हम क्या थोड़ा सा शराब पी सकते हैं या धूम्रपान कर सकते हैं, तो ये तो सर्वसाधारण को विदित है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें किसी भी प्रकार का नशा हो रहा है वो हमारे अंगों को भिन्न भिन्न मात्रा में जो है वो हानि पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो इसके बारे में मोटा सा एक थंब रूल यही है कि किसी भी प्रकार के नशे से आप दूर रहें। इसमें कोई मॉडरेशन या किसी प्रकार की हम आपको रियायत नहीं दे सकते हैं जी जी। कि आप थोड़ा सा जो है थोड़ा थोड़ा आप पी सकते हैं या आप धूम्रपान कर सकते हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने खाने पीने के बारे में पूछा, तो सात्विक खाना। सात्विक खाने का मतलब ये है कि जैसे भोजन को 3 कैटेगरी में हम विभाजित करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक खाना होता है, जैसे कि पानी अधिक पीना, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाना, मौसमी फल लेना, जो हरे पत्तेदार जो वेजिटेबल्स हैं उनका सेवन करना, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि संतरा, मौसमी, अनानास, इनमें भरपूर मात्रा में जो है वो विटामिन सी होता है। इससे भी जो पेशाब का जो पीएच होता है उस पर एक अच्छा असर पड़ता है। नींबू का पानी जो है दिन में 3-4 बार बिना सॉल्ट और शुगर के। ये सलाह बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नींबू का पानी जब हम सलाह देते हैं तो कई बार लोग उसमें नमक या शक्कर मिला के पीते हैं। तो इतना शर्करा या अगर आप नमक लेंगे तो उससे या तो आपका शुगर जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जी। तो जो हमारे दादा दादी जिस प्रकार का भोजन करते थे, दूध, दही, मठा गर्मियों में, उस सभी से जो है वो हमारे पेशाब पे और गुर्दों पे अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं दूध, दही, मठा हम लोग छोड़ देते हैं जब पथरी जैसी कोई बीमारी के बारे में हम सुनते हैं या हमें होती है। उस बारे में भी डॉक्टर रंजीत सर से जानकारी लेंगे कितना ज़रूरी है वो छोड़ना। इस बीच में अशोक जी जुड़े हैं जबलपुर से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में अशोक जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अशोक जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही तो अपना प्रश्न पूछ लें शायद। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। नमस्ते। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे को एक बार पथरी हो चुकी है और मैं एंडोस्कोपी से निकलवा चुका हूँ, और दूसरी बार फिर हो गई थी तो काफी कष्ट हुआ था मेरे को। तो थोड़ा बहुत दवाई लेके मेरे को आराम मिल गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि अब क्या खाना चाहिए जिससे पथरी अपने आप निकल जाए। बहुत बड़ा कष्ट होता है इसको हो जाने से, इसको कैसे दूर किया जाए।
देखिए, खाने के बारे में काफ़ी कुछ तो हम चर्चा कर चुके हैं। जो आप सवाल पूछते पूछते रह गए थे कि क्या दूध का सेवन हमें बंद कर देना चाहिए। अक्सर ऐसे टमाटर, जी, पालक, दूध ये जी, तो जी। तकरीबन सब लोग बंद कर देते हैं। तो देखिए, दूध में कैल्शियम होता है और जो ज़्यादातर जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। तो ऐसा लोगों में धारणा है कि यदि हम दूध लेंगे या दूध के से बने हुए पदार्थ लेंगे तो उसकी वजह से जो है वो पथरी ज़्यादा बनेगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे शरीर में कैल्शियम है उसका जो 99% है वो हमारे हड्डियों में जाता है। तो यदि हम कैल्शियम का अपना जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो सबसे पहले जो दुष्प्रभाव है वो हमारी हड्डियों पे पड़ेगा, जो कि बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। और जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके अंदर मीनोपॉज के बाद में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होनी शुरू हो जाती है और उनकी जो हड्डियां हैं वो बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो यदि खाने में पर्याप्त कैल्शियम नहीं होगा तो उसकी वजह से जो है वो हड्डियों की शिकायत हो सकती है, उनके अंदर वृद्धावस्था में जो है वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। दूसरा, कैल्शियम जो है एक आयन है जो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो हार्ट का जो एक नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, जो नर्व का जो एक कंडक्शन होना चाहिए, उसके लिए एक बहुमूल्य जो है वो कंपोनेंट है। तो जो हम कैल्शियम खाते हैं उसका बहुत कम एक जो पोर्शन है वो किडनी से फिल्टर होके पथरी का जो है वो कारण बनता है। जी। ज़्यादातर जो कैल्शियम है वो हड्डियों में और जो शरीर में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके लिए जो है वो काम आता है। तो इस तरीके की एक ब्लैंकेट धारणा बनाना या एडवाइस देना कि यदि आपको पथरी हो गई है तो आप पूरी तरीके से जो है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन ना करें, ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। जी। तो इसके लिए आपको पहले टेस्ट कराना पड़ेगा। पहले अपने रक्त में जो है वो हम एक बेसिक टेस्ट करते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और यूरिक एसिड। तो इन लवणों में अगर कोई बहुत बढ़ोतरी हो रही है तभी हम उस चीज़ में कमी की सलाह देते हैं। जी। दूसरा, कुछ ऐसी दुर्लभ बीमारियां होती हैं जिनके अंदर किडनी का डिसफंक्शन होता है, तो उनको पकड़ने के लिए हम मरीज़ की 24 घंटे में जितनी भी उत्सर्जित मूत्र होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं और उसमें कई सारे टेस्ट करते हैं। जी। यदि इसमें कोई ख़राबी आती है तभी हम कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन या खाने पीने में बदलाव की सलाह देते हैं। जी। तो इस तरीके से ये धारणा कतई ना बनाएं कि आप जो है वो दूध बंद कर दें। और मैं आपसे जैसे पूछूं कि आपने आखिरी बार टमाटर कब खाया होगा, आप तो शाकाहारी हैं, मैं भी शाकाहारी हूँ, तो आपने आखिरी बार टमाटर कब खाया? हम एक आध दिन में खाए। लेकिन हफ्ते में आप कितनी बार खाते होंगे? 2-3 बार। तो उसका जो मात्रा है वो बहुत कम होता है। करेक्ट है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम टमाटर जो है वो एक बार में 2-3 किलो खा जाते हैं। तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, जैसे टमाटर और जो बीज वाली जो फल होते हैं जिनको कई बार ऐसा कहा जाता है कि इनकी वजह से पत्थर हो रहा है, यदि आप उसके बारे में सोचेंगे तो उसकी जो मात्रा है वो बड़ी कम होती है। तो जब तक हम किसी चीज़ की अति नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन नहीं कर रहे हैं तो लगभग इन सारे केसेस में किसी भी प्रकार के रोकने की हम सलाह नहीं देते। हम बस एक ही सलाह देते हैं कि आप पानी की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर दें। बिल्कुल। कहीं ना कहीं भ्रांतियों से जुड़ी रहती है पथरी की समस्या और अक्सर हम लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सब चीज़ें बंद कर देते हैं, जो कतई भी उचित नहीं है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ नहीं रहा। आपके छोड़ने के बाद भी पथरी तो बन ही रही है। सर, जैसे अभी हमारे कॉलर ने बोला कि उन्होंने एंडोस्कोपी के ज़रिए पथरी को निकलवाया। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ किरणों द्वारा लेज़र ट्रीटमेंट भी इसमें किया जाता है। तो किस प्रकार से डिसाइड होता है और कौन सा ट्रीटमेंट उचित होता है, ये किस प्रकार से आप लोग डिसाइड करते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत ही विस्तृत डिस्कशन है जी। बट मोटा मोटा अगर हम सिर्फ किडनी के पथरी की बात करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम समय में इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकूं। तो हमारे पास में 2-3 पद्धति हैं। पहले करीब 30-40 साल पहले जो है वो चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता था और अब वो एक तरीके से विलुप्त हो गया है। अब किसी भी प्रकार की यदि पथरी हो तो उसको हम दूरबीन पद्धति से निकाल सकते हैं, तो चीरा लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं जी। तो इसमें पहला संदेश तो ये है कि यदि आपको पथरी हो गई है तो आपको घबराना नहीं है, है ना। यदि ऑपरेशन की भी आवश्यकता है तो या तो वो बिना किसी चीरे के या फिर एक बहुत छोटे चीरे यानी कि 1-8 सेंटीमीटर के चीरे से उसको हम निकाल सकते हैं। तो हम जो दूरबीन पद्धति के ऑपरेशन की बात करें तो किडनी के पत्थर के लिए मुख्यतः 2 तरीके से दूरबीन
का ऑपरेशन किया जाता है, या तो हम पीठ के ज़रिए, जहाँ पर पीछे जो गुर्दा होता है वहाँ पर एक सूक्ष्म छिद्र करके लगभग आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक का, वो हम गुर्दे के अंदर जाते हैं, हम पथरी को देखते हैं, और जब हम पथरी तक पहुँच जाते हैं तो हम लेज़र एक प्रकार का एनर्जी सोर्स होता है। आमतौर पे यदि कोई बोलता है कि लेज़र से ऑपरेशन कराया तो उसका अभिप्राय ये होता है कि हमने बिना चीरे के दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन कराया। लेकिन जो दूरबीन पद्धति में जो एनर्जी यूज़ की जाती है पत्थर को तोड़ने के लिए, विघटित करने के लिए, उसको लेज़र कहते हैं जी। तो एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा, हम पेशाब के रास्ते यानी कि आप अगर इस मॉडल में देखें तो ये पेशाब के रास्ते से हम मूत्राशय के अंदर जाते हैं, और मूत्राशय के अंदर जो यूरेटर, ये जो नली है, इसकी जो ओपनिंग है उसके अंदर हम स्कोप को डाल देते हैं या दूरबीन को डाल देते हैं, और इसके ज़रिए जो है वो हम अंदर ही अंदर जो है वो गुर्दे तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में हम लेज़र से जो है वो बिल्कुल पत्थर को तोड़ देते हैं। एक तीसरी पद्धति भी है जिसको हम बोलते हैं बिना ऑपरेशन के पथरी को तोड़ना, वो लिथोट्रिप्सी होता है। लिथोट्रिप्सी का मतलब है, उसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, और ESWL। उसमें हम क्या करते हैं कि मरीज को एक मशीन पर हम लिटाते हैं और बाहर से हम उसको शॉक वेव्स देते हैं। तो वो शॉक वेव्स शरीर की विभिन्न परतों में से होते हुए पत्थर को वो टकराती हैं और उसको विघटित करती हैं जी। तो ये मोटी मोटी 3 पद्धतियां हैं जिसके ज़रिए हम किडनी के पत्थर को निकाल सकते हैं। और यदि वो बहुत छोटा है, फ़र्ज़ करें कि 5-6 मिलीमीटर का है और गुर्दे के किसी नीचे खंड में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आमतौर पे अमूमन ऑपरेशन की आवश्यकता होती भी नहीं है जी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि सोनोग्राफी में 5 या 6 मिलीमीटर की पथरी का वर्णन किया गया है तो उसके लिए कोई हमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है ना। यदि उसकी वजह से वो किसी नीचे के खंड में पड़ी है या गुर्दे में सूजन नहीं है तो आमतौर पे उस पर ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, एक कॉलर इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन जी हैं सागर से। विपिन जी, अपना प्रश्न पूछ लें आप। नमस्ते जी नमस्ते। सर, मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था, कहा जाता है कि अगर किसी को पथरी हो जाए तो फिर बार बार होने की संभावना ज़्यादा रहती है, अगर एक बार हो जाए तो फिर बार बार होती है, तो ये इसके बारे में जानना था। और एक दूसरा सवाल ये था सर कि कहा जाता है कि पथरी का इलाज आयुर्वेदिक से कराना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा आराम मिलता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टोन कितना भी बड़ा हो देसी दवाई से घुल घुल के निकल जाता है, तो क्या ऐसा भी होता है? देखिए, पथरी बार बार होती है, ये कुछ मरीज़ों के संदर्भ में ये सत्य है, सबके लिए ये सत्य नहीं होता है। कुछ मरीज़ों का जो गुर्दे का जो अंदर की सतह होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि उसमें जो कैल्शियम के जो अणु हैं वो ज़्यादा सेटल होते हैं और उसकी वजह से एग्रीगेट करके वो बार बार पत्थर बनाते हैं। तो ये सबके लिए ये बात सही नहीं है, कुछ लोगों में ये बात सही है, और उनमें भी जैसे कि मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, यदि वो पानी ज़्यादा पिएंगे तो इसकी संभावना जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, आपने आयुर्वेदा के बारे में पूछा, तो मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो आयुर्वेद और होम्योपैथ ये उतनी ही कारगर पद्धतियाँ हैं कुछ रोगों के लिए जितनी कि एलोपैथी है। हर एक पैथी का अपना अपना महत्व है, तो मैं इसके बारे में कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ कि कितना कारगर है, लेकिन आप जिस भी पैथी में जाएं वो डॉक्टर से आप इस चीज़ को डिस्कस करें कि मेरी पथरी की जो साइज़ है उसके लिए क्या ये पैथी कारगर है जी। और यदि आप बिना ऑपरेशन के किसी भी तरीके की पथरी का इलाज करा रहे हैं तो मेरी ये सलाह है कि आप एक निश्चित टाइम फ्रेम के बाद में 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद में कम से कम सोनोग्राफी करके उसकी मॉनिटरिंग करें कि जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उससे पथरी के आकार में कमी आ रही है, क्या वो निकल रही है। यदि नहीं निकल रही है तो फिर शायद हमें किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में विचारना चाहिए या ऑपरेशन कराना चाहिए। बिल्कुल। बहुत एक आसान सा जांच का तरीका है जिसको हम लोग सोनोग्राफी या USG के नाम से जानते हैं, और बहुत आसानी से हर जगह उसकी उपलब्धता है। उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको पहले से कितना अंतर है। अगर डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी पथरी घुलकर निकल जाएगी तो उसमें कितनी कमी आई है वो ज़रूर आप कंफर्म कर लें और फिर ट्रीटमेंट आगे कर भी सकते हैं। सर, ये तो पथरी की बात हुई, और ऐसी एक और बीमारी है सर जो एज के साथ हमने देखा पुरुषों में बहुत परेशान करती है, वो है प्रोस्टेट जी। उससे भी जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। सबसे आम भ्रांति है कि हर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं। तो
ये कुछ लोगों के मन में ये सवाल हमेशा से रहा है। तो थोड़ा सा प्रोस्टेट कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है और पुरुषों में वो इस एज में क्यों बढ़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता पाएं। जी देखिए, प्रोस्टेट को हम पौरुष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो पौरुष ग्रंथि हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पुरुषों में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, ये ग्रंथि जो है उसका जो आकार है वो टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में बढ़ता है जी। तो दूसरी बात ये कि ये कहाँ होती है, तो ये आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि ये आपका मूत्राशय है। मूत्राशय के ठीक नीचे ये जो सफ़ेद रंग की जो ग्रंथि दिख रही है यही प्रोस्टेट या पौरुष ग्रंथि है ना। इसके अंदर से ये आप देख सकते हैं कि ये जो पेशाब की नली है वो निकल रही है। तो जब इसका आकार बढ़ता है तो इस नली के अंदर जो है वो दबाव पड़ता है और ये नली के दबने की वजह से पेशाब में जो है वो रुकावट शुरू हो जाती है जी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर पुरुष को जो है वो पौरुष ग्रंथि से परेशानी होगी ही होगी। कुछ पुरुषों में एक नियत उम्र के बाद में 50 के बाद में ये ग्रंथि बढ़ती है और कुछ में उतनी नहीं बढ़ती है। तो यदि आप 70 साल के वृद्धजनों की एक यूनिफॉर्म स्टडी करेंगे तो किसी में ये ग्रंथि 30 ग्राम की होगी, किसी में 60 की होगी, किसी में 120 ग्राम की भी हो सकती है। अमूमन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है वैसे वैसे ये नली पर दबाव डालती है और पेशाब करने में तकलीफ होती है। इसका साइज से कोई कैंसर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि ये इस साइज से बढ़ जाएगी तो आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके लिए एक बहुत कारगर एक टेस्ट होता है जिसको हम PSA बोलते हैं। तो PSA यदि बढ़ रहा है तो एक कारण उसका कैंसर हो सकता है। मैंने ये इसलिए क्वांटिफाई किया क्योंकि PSA जो है वो बहुत सारी कंडीशंस में बढ़ता है। बड़ी ग्रंथि होगी तो स्वतः ही उसका जो है वो PSA बढ़ जाएगा। यदि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होगा या पेशाब में इन्फेक्शन होगा तो भी PSA बढ़ जाएगा और कैंसर में भी बढ़ने की संभावना होती है। तो इसमें जो एक संदेश है वो ये है कि आप एक उम्र के बाद में यानी कि 50 साल के बाद में आप हर साल अपना PSA का टेस्ट कराएं और एक मूत्र रोग विशेषज्ञ यानी कि यूरोलॉजिस्ट से साल में एक बार आप मिलते रहें। जी। तो ये सबसे कारगर तरीका है कि यदि आपके अंदर कैंसर जो है वो उत्पन्न हो रहा है तो उसको बड़ी शुरुआती अवस्था में हम पकड़कर पूरी तरीके से उसका निदान कर सकते हैं। बिल्कुल। PSA की जानकारी जो डॉक्टर रंजीत सर ने दी है वो एक ब्लड की एक छोटी सी जांच है, ब्लड सैंपल के थ्रू होती है। तो वो जांच तकरीबन साल में एक बार हर पुरुष को 50 के बाद कराना ज़रूरी है। वो डॉक्टर और सलाह देंगे उसके बारे में, लेकिन वो कराने से ये पक्का पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा नहीं है मेरी प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो रही है। सर इसमें एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि प्रोस्टेट में जो लक्षण आते हैं इसमें रात में बहुत परेशानी होती है। भले वो ख़राब नहीं है ग्रंथि, तो क्या उसको निकलवाना सार्थक होता है? इससे उनको लक्षणों में आराम मिलता है पेशाब वाले? देखिए, संक्षिप्त में सर बताएंगे। रात को बार बार उठना वृद्धावस्था में इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो ब्लैडर है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है जी। उसकी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सी उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से अगर जो उसकी कैपेसिटी है वो सामान्य पुरुष की तुलना में थोड़ी सी कम हो जाती है। और दूसरी बात यह कि जब आप रात को लेटते हैं तो आपके जो नीचे की जो शिराएं होती हैं उनका जो रक्त है वो सेंट्रल सर्कुलेशन में लौटता है, तो इसलिए जो पेशाब की मात्रा है रात को वो ज़्यादा होती है। तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि सोने के 3 घंटे पहले आप अपना खाना और पानी बंद कर दें, है ना। और यदि उसके बाद में भी शिकायत हो रही है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रोस्टेट की वजह से, कि ब्लैडर प्रोस्टेट की रुकावट की वजह से खाली नहीं हो पाता, तो उसमें अगर कर उस देंगे कंडीशन में फिर हमें प्रोस्टेट का इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर रंजीत चौधरी सर, आप यहाँ इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।